दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनोविज्ञान का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम शताब्दियों के अनुसार मनोवैज्ञानिक और कौन से मनोवैज्ञानिक किस शताब्दी में हुए इन सब चीज़ों को देखेंगे। आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट, केवीएस, DSSB या फिर कोई भी स्टेट टेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास जो आपका टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो अपनी नोटबुक में इसे आप नोट डाउन करके रखें, ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान शब्द को। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। साइकी और लोगो से दो वर्ड है जो इनसे मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, मतलब कि आत्मा के संबंध में अध्ययन करने वाला एक विषय है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी और लोगोस से। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक दर्शन शास्त्र को माना जाता है। किसे माना जाता है मनोविज्ञान का जनक? दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सबसे पहले ऐसा था कि एक ही सब्जेक्ट होता था, वो था फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। सभी सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र से ही टूटकर बने हैं, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट आपके फिलॉसफी से ही बने हैं। ठीक है, इसीलिए मनोविज्ञान का जनक भी दर्शन शास्त्र को ही माना जाता है। मनोविज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था रुडोल्फ गोल्काई ने। किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काई की एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, उसमें सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं शताब्दियों के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी शताब्दी में कौन से मनोवैज्ञानिक हुए और उनके अनुसार मनोविज्ञान का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 16वीं शताब्दी के अनुसार जो ये 16वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। क्या माना? मनोविज्ञान को माना इन्होंने आत्मा का अध्ययन। और कौन कौन से प्रमुख दार्शनिक थे इनमें? प्लेटो। कौन कौन से थे? प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्टे। कौन कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। ये तीन मनोवैज्ञानिक थे 16वीं शताब्दी के, जो मानते थे कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। और प्रमुख दार्शनिक कौन कौन थे इसमें? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, ये प्रमुख दार्शनिक थे। अब बात आती है 17वीं शताब्दी के अनुसार। तो जो 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे वे मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो मन के अध्ययन का विज्ञान है। क्या है? मन के अध्ययन का विज्ञान है मनोविज्ञान। और इनमें प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से थे? लिबनिज, कांत, ह्यूम, हॉब्स, जॉन लॉक और पोम्पोलॉजी। कौन कौन से थे? लिबनिज, कांत, ह्यूम, हॉब्स, जॉन लॉक और पोम्पोलॉजी। ये 17वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक थे और ये मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो मन के अध्ययन का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक मानते थे कि साइकोलॉजी के अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। बट ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है? हम नहीं कर सकते इस चीज़ को पता, इसलिए ये डेफिनेशन भी फेल हो गई कि साइकोलॉजी मन का अध्ययन है। ठीक है, बात आती है 18वीं और 19वीं शताब्दी के अनुसार। तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की। किसने की थी? विलियम वुंट ने। और कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंट को श्रेय जाता है कि विलियम वुंट ने जो मनोविज्ञान का अध्ययन है उसे साइंटिफिक बना दिया था, क्योंकि प्रयोगशाला में मनोविज्ञान के प्रयोग होने शुरू हो गए थे। इसी वजह से मनोविज्ञान
कि जो मनोविज्ञान को साइंटिफिक बनाने का श्रेय जाता है विलियम वुंट को। तो इसमें जो दार्शनिक थे इन शताब्दी के अनुसार वे मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाएं और चेतना अनुभूति का नाम दिया इन्होंने मनोविज्ञान को। क्या नाम दिया? मानसिक क्रियाएं और चेतना अनुभूति का। कौन कौन से मुख्य दार्शनिक थे इसमें? विलियम वुंट और विलियम जेम्स। कौन कौन से थे? विलियम वुंट और विलियम जेम्स। अब जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु थी वो मन या आत्मा से हटकर चेतना अनुभूति हो गई 18वीं और 19वीं शताब्दी में। इनकी परिभाषा में भी बहुत दोष पाए गए, क्योंकि इसमें मात्र जो चेतना अनुभूति है उसी के अध्ययन पर बल डाला गया। लेकिन व्यक्ति के जो सभी अनुभव होते हैं वो चेतन नहीं होते, लेकिन जो अधिकांश अनुभव होते हैं वो अचेतन होते हैं। इसी वजह से ये डेफिनेशन भी फेल हो गई। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे वे मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो मानसिक क्रियाएं और चेतना अनुभूति का विज्ञान है। ठीक है, और कौन कौन से इसमें प्रमुख थे? विलियम वुंट और विलियम जेम्स। बात आती है 1910 में क्या हुआ। 1910 में एक नई विचारधारा पनपी, एक नई विचारधारा आई, व्यवहारवाद उपागम आया। 1910 में क्या आया? व्यवहारवाद उपागम आया। इस उपागम के अनुसार चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया गया, उसकी जगह व्यवहारवाद को रख दिया गया। किसे रख दिया गया? व्यवहारवाद को रख दिया गया चेतन अनुभूतियों की जगह। तो इसमें के जो मनोवैज्ञानिक थे वे मानते थे कि हम किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करके, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आदमी उसी तरीके से बिहेवियर करता है, उसी तरीके से व्यवहार करता है जो उसके मन की प्रतिक्रियाएं होती है। तो इसमें सबसे प्रमुख जो थे वो थे वॉटसन। व्यवहारवाद में सबसे प्रमुख थे वॉटसन। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1910 में आया था व्यवहारवाद उपागम, और इस उपागम ने चेतना अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया। अब जो मनोविज्ञान का अध्ययन था उसमें एक नई विषय वस्तु आई। क्या था? व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद में सबसे जो प्रमुख है वो नाम आता है वॉटसन का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। क्या थी वो थी संज्ञानवादी उपागम। संज्ञानवादी उपागम आया 20वीं शताब्दी में। इनके अनुसार मनोविज्ञान जो है वो संज्ञान या फिर सूझ पर आधारित है। किस पर आधारित है? संज्ञान या फिर सूझ पर आधारित है। नई विचारधारा आई 20वीं शताब्दी में, संज्ञानवादी उपागम। ठीक है, इसमें मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? कोफका, कोहलर, वर्दीमर और टॉलमैन। कौन कौन से थे? कोफका, कोहलर, वर्दीमर और टॉलमैन। ये मुख्य मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें संज्ञानवादी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें गेस्टाल्टवादी के नाम से भी हम जानते हैं। तो गेस्टाल्टवाद जो विचारधारा थी वो भी इन्होंने ही लेकर आए थे, और संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी ये सभी एक ही विचारधारा थी। तो 20वीं शताब्दी में जो विचारधारा आई उसका नाम है संज्ञानवादी, या फिर इसे हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। इनके अनुसार संज्ञान या सूझ पर आधारित है मनोविज्ञान। इसमें मुख्य मनोवैज्ञानिक थे कोफका, कोहलर, वर्दीमर और टॉलमैन। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम इनकी थ्योरीज भी पढ़ेंगे कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। कोहलर तो काफ़ी फेमस है। कोहलर ने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था अपना, वो भी हम पढ़ेंगे। बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के उपागम। सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है संरचनावादी उपागम, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। सेकंड है प्रकार्यवादी उपागम, फंक्शनलिज्म अप्रोच। थर्ड है संज्ञानवादी उपागम, कॉग्निटिव अप्रोच। और फोर्थ है व्यवहारवादी उपागम, यानी कि बिहेवियरिज्म अप्रोच। अब इन सभी को हम, जितने भी ये चार उपागम हैं, इन्हें एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है संरचनावादी उपागम। संरचनावादी जो उपागम है इसके जनक है विलियम वुंट और टिचनेर। कौन है संरचनावाद के जनक? ये है विलियम वुंट और टिचनेर। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो संरचनावाद है उसके जनक कौन है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं कि वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे।
इसी वजह से उन्हें संरचनावादी कहा गया। क्यों कहा गया इन्हें संरचनावादी? क्योंकि ये जो मन था, मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसी वजह से इन्हें संरचनावादी बोला गया। ठीक है, तो संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम वुंट और टिचनेर। और क्यों बोला गया इन्हें संरचनावादी? क्योंकि ये मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसी वजह से इन्हें संरचनावादी कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रकार्यवादी उपागम। जो प्रकार्यवादी उपागम है ये दिया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने उनकी संरचनावाद की विवेचना करते हुए अपना प्रकार्यवादी उपागम विकसित किया। वुंट का जो संरचनावादी उपागम था वो अच्छे से स्पष्ट नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपना उपागम विकसित किया और यही कारण था कि इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, विलियम जेम्स को। ठीक है, कौन सा उपागम दिया था इन्होंने उपागम दिया था प्रकार्यवादी का। नेक्स्ट जो उपागम आया वो आया संज्ञानवादी उपागम। कौन सा था? संज्ञानवादी उपागम। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई विचारधारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुई। गेस्टाल्टवादियों ने यह माना कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अपना संज्ञान प्रयोग में लाते हैं। तो क्या माना गेस्टाल्टवादियों ने कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम अपनी सूझबूझ, अपना संज्ञान उस प्रयोग में लाते हैं। गेस्टाल्ट जो वर्ड है वो जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, यानी कि होल। तो गेस्टाल्ट का अर्थ भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है संपूर्ण। और ये किस भाषा का शब्द है ये भी पूछा जा चुका है। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। तो संज्ञानवादी उपागम किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। और कौन कौन से थे वे? कोहलर, कॉफका, वर्दीमर और एक कौन था? वो था टॉलमैन। कोहलर, कॉफका, वर्दीमर और टॉलमैन, ये थे 4 संज्ञानवादी जिन्हें हम गेस्टाल्टवादी भी बोलते हैं। इसके बाद जो 4th अप्रोच आई वो थी बिहेवियरिज्म अप्रोच, जिसे बोलते हैं हम व्यवहारवाद उपागम। ये जो उपागम था इसके जनक थे जेबी वॉटसन। कौन थे? जेबी वॉटसन इसके जनक थे। वॉटसन थे जो वे पावलोव के परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उससे बहुत प्रभावित थे वॉटसन। इनके अनुसार मनोविज्ञान जो है वो प्रेक्षण तथा सत्यापन के ऊपर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। वॉटसन मानते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो किस चीज़ पर आधारित है? हम किसी के बिहेवियर से, किसी के व्यवहार से देखकर पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो उसके मन में चल रहा होता है वो उसी तरह से बिहेवियर करेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि अगर एक व्यक्ति क्रोधित है तो हम उसके बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि उसे क्रोध आ रहा है, क्योंकि वो उसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, तो व्यवहारवाद में सबसे जो प्रमुख थे वो थे जेबी वॉटसन। इन्होंने उत्तेजना तथा अनुक्रिया पर भी बल दिया था। ठीक है, और जो पावलोव का परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत है उससे बहुत प्रभावित थे ये। और ये सभी जो थ्योरीज है पावलोव की, स्किनर की, ये सभी थ्योरीज हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है थॉर्नडाइक को। ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता बोला जाता है थॉर्नडाइक को। और शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन होना, मनोविज्ञान की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक को मनोविज्ञान की नॉलेज होगी तभी वो अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से उन्हें सिखाने के लिए पद्धति यूज़ कर पाएगा। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनका प्रयोग करना। ठीक है,
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके पिता बोला जाता है थॉर्नडाइक को। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया को सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना है शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम देखेंगे कि जो मनोविज्ञान का विकास है वो कैसे कैसे हुआ, इसका ईयर वाइज डेवलपमेंट हम देखेंगे। अगर आप ये सभी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं ईयर वाइज डेवलपमेंट इसका, तो 11th क्लास की साइकोलॉजी, जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की साइकोलॉजी है उसके फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1879 में विलियम वुंट ने लीप्जिग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया। किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था 1879 में लीप्जिग जर्मनी में। इसके बाद 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। विलियम जेम्स की एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये आई 1890 में। ठीक है, इसके बाद आई 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई। किसने की थी प्रकार्यवाद की स्थापना? ये की थी विलियम जेम्स ने। तो 1879 में विलियम वुंट ने लीप्जिग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। 1890 में विलियम जेम्स की एक बुक आई प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और 1895 में विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद की स्थापना की। इसके बाद 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। किसने किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने किया था मनोविश्लेषणवाद का विकास। फिर 1904 में इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला। किसे मिला? इवान पावलोव को, जिसने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्हें मिला नोबेल पुरस्कार 1904 में। जो नोबेल है वो साइकोलॉजी में नहीं दिया जाता, इन्हें नोबेल मिला था मेडिसिन में। फिर 1905 में बीने और साइमन के द्वारा एक बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। किसने किया था? बीने और साइमन ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का विकास किया था 1905 में। इसके बाद बात आती है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। तो जो भारत में मनोविज्ञान की स्टार्टिंग हुई वो ही 1916 से, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खोला गया। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का। फिर 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया मनोविज्ञान को। फिर 1924 में जेबी वॉटसन की एक बुक आई व्यवहारवाद। किसकी बुक आई? व्यवहारवाद बुक आई जेबी वॉटसन की, जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। एक बुक थी वॉटसन की व्यवहारवाद, इसने ही व्यवहारवाद की नींव रखी थी। फिर 1953 में बीएफ स्किनर की एक बुक आई थी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। कौन सी बुक थी? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। वो पुस्तक प्रकाशित हुई, इससे भी व्यवहारवाद को बढ़ावा मिला। 1954 में मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक प्रकाशित की। कौन सी बुक थी अब्राहम मैस्लो की? ये थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो 1922 में क्या हुआ? मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया। 1924 में वॉटसन की एक बुक आई व्यवहारवाद। 1953 में बीएफ स्किनर की एक बुक थी, कौन सी थी? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, वो प्रकाशित की गई। 1954 में अब्राहम मैस्लो की एक बुक आई मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। के बाद 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1954 में इलाहाबाद में हुई थी मनोविज्ञान शाला की स्थापना। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना हुई। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना की गई। और 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। 1954 में क्या हुआ? इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना हुई। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई। और 1997 में गुड़गांव हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई।
अब हम ईयर वाइज डेवलपमेंट देख चुके हैं साइकोलॉजी का कि मनोविज्ञान का ईयर वाइज विकास कैसे हुआ। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को। पहली है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसकी बुक थी? ये थी वुडवर्थ की। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये थी विलियम जेम्स की। इसके बाद मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये किसकी थी? ये थी मैस्लो की। अब्राहिम मैस्लो की बुक थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये थी फ्रॉइड की। और फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, और एक थी मेजरिंग इंटेलिजेंस। तो कौन कौन सी थी? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग और मेजरिंग इंटेलिजेंस, ये दो बुक थी थॉर्नडाइक की। साइकोलॉजी जो बुक है वो वुडवर्थ की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो विलियम जेम्स की। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी मैस्लो। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये थी फ्रॉइड की। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग और मेजरिंग इंटेलिजेंस, ये थी थॉर्नडाइक की। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।